गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आइल्स प्रिपरेशन सीरीज़ में। और ये सेशन स्पेशली वोकैबुलरी के लिए है। आइल्स में जो की वोकैबुलरी आपकी इस्तेमाल होती है, तो कुछ वर्ड्स हम इस सेशन में करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आपके आइल्स के स्कोर को बेहतर कर सकते हैं स्पीकिंग में, राइटिंग में, रीडिंग में। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? रजनी, सुमन, मनवीर, एम आई ऑडिबल? राइट इन द कमेंट, यस सर यू आर ऑडिबल, और यस ऑडियो इज़ गुड। हेलो जसप्रीत। ओके मनवीर, थैंक यू। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज जो वोकैब मैं आपको कराने वाला हूँ, थोड़ा अलग तरीके से कराऊँगा, जो उसका सही तरीका है करने का। अक्सर बच्चे गलत तरीके से वोकैबुलरी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, नए शब्द सीखने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको वो सही तरीका बताऊँगा जैसे वोकैबुलरी इंप्रूव होनी चाहिए। तो स्क्रीन पर आप देखें। ओके, आपके सामने एक लिस्ट है एंड देर आर अराउंड 15 वर्ड्स इन दैट लिस्ट। प्रोविजन, काउंटरपार्ट, विन-विन सिचुएशन, प्रोडक्टिविटी, सुपरविजन, डिस्ट्रैक्ट, डाउनसाइड्स, स्लोगिंग, डिप्लीट, इवन, रिजुविनेट, ओकेजनल, एग्जीक्यूट, अपग्रेड एंड पैरिश। हो सकता है ये वर्ड्स आपने पहले किए हुए हों, हो सकता है इनमें से काफ़ी वर्ड आपके लिए नए हों, लेकिन मैंने जानबूझ के ये लिस्ट आपके सामने रखी है। आपको लग रहा होगा अब इस लिस्ट में से हम एक एक वर्ड उठाएंगे और मैं उनका हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगा, और उसके बाद एक एक सेंटेंस हम उस पर बनाएंगे। आम तौर पे सभी वोकैबुलरी को इस तरीके से करते हैं, और ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको इस तरह से वोकैब नहीं करनी, राइट? ये तरीका बिल्कुल गलत है। एक लिस्ट से वोकैब कभी नहीं करनी। आपको एक लिस्ट के ज़रिए वोकैबुलरी कभी नहीं आएगी। वोकैब को करने का सही तरीका है किसी कॉन्टेक्स्ट में, जब शब्द ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, राइटिंग में वो आपके सामने है, आपको उस कॉन्टेक्स्ट से उस वर्ड को निकालना है, राइट? मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। आपके सामने पहला एग्जाम्पल है, देखिए। देर इज़ ऑलरेडी अ प्रोविजन फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़ टू हैव मोर हॉलीडेज देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। ये एक सेंटेंस है, इंग्लिश का सेंटेंस है। हो सकता है ये सेंटेंस आपको राइटिंग एसे में मिले, हो सकता है ये सेंटेंस आपको स्पीकिंग के आंसर्स में मिले, लेकिन ये एक अच्छा बेहतरीन सेंटेंस है जहाँ दो शब्द ऐसे हैं जो अच्छी वोकैब के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। उनको मैंने हाईलाइट किया है रेड में, प्रोविजन एंड काउंटर पार्ट, जो आपको पता होने चाहिए। तो ऑलरेडी वो इस्तेमाल हुए पड़े हैं एक सेंटेंस के अंदर। आप पहले इन दोनों शब्दों का क्या मीनिंग है और इस सेंटेंस में वो किस तरह से एक सेंस दे रहे हैं, इस पूरे सेंटेंस को वो किस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करें, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और एक बार जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद जो ज़रूरी काम होगा, नीचे जो मैंने लिखा हुआ है नोट, यू विल नॉट लर्न अनलेस यू यूज़ दीज वर्ड्स इन योर ओन एग्जाम्पल्स। आप इन शब्दों को सीख नहीं सकते जब तक आप इन्हें अपने खुद के एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हाँ, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। शब्द बहुत सारे आ जाते हैं इधर उधर से।
आप रोज़ की जो भी इनपुट खुद को देते हैं, कुछ एसेज पढ़ते हैं, कुछ रीडिंग पढ़ते हैं, कुछ स्पीकिंग के हमारे लिखे हुए आंसर्स पढ़ते होंगे, लिसनिंग सुनते हैं बहुत सारी, वहाँ से बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने आते होंगे, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसे एक कॉपी में उसकी लिस्ट बना लेते हैं। पहला शब्द, दूसरा शब्द, ठीक है, हो गए 50 वर्ड्स आपने नोट कर लिए, 100 वर्ड्स नोट कर लिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी 500 वर्ड्स मेरे पास नोट किए हुए हैं। मैं पूछता हूँ एग्जाम्पल, बच्चे कहते हैं एग्जाम्पल नहीं किए, जब हम नोट कर रहे थे हमने समझ लिया था उनको। समझने से क्या होता है, हमें उनका एप्लीकेशन आना चाहिए। ये तो वही हो गया कि मैंने आपको कार चला के दिखाया, आपने मुझे कार चलाते हुए देख लिया, ठीक है सर कार चला रहे हैं, और आप कह रहे हो कि बस अब हमने आपको कार चलाते देख लिया, हमें कार चलानी आ गई। आपको कार खुद चलानी पड़ेगी। अगर सही मायनों में आपको उस स्किल में पारंगत होना है, प्रोफिशिएंट होना है। शुरू में आप देखेंगे नहीं चलाई जाएगी, चाहे जितना मर्जी देख रखा हो आपने किसी को कार चलाते हुए, लेकिन दूसरी बार कोशिश करेंगे पहली बार से बेहतर होगा, तीसरी बार कोशिश करेंगे दूसरी बार से बेहतर होगा, और 4-5-6 बार रिपीट करेंगे उस चीज़ को, वो काम आपको करना आ जाएगा। वोकैबुलरी में भी ऐसा ही एक रेपिटेशन चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी है। कोई भी नया शब्द आप उसे एग्जाम्पल में इस्तेमाल करें और अगले कुछ दिन तक आप उस शब्द को रिपीट करें अलग अलग एग्जाम्पल्स में, या उसी एग्जाम्पल को आप बार बार रिकॉल करने की कोशिश करें। ये सबसे ज़रूरी है वोकैब सीखते वक्त, ठीक है। तो वापस चलते हैं एक बार वोकैब की तरफ। ये जो सेंटेंस आपके सामने है ये क्या सेंस दे रहा है, पहले तो इसकी सेंस समझने की कोशिश करें। देयर इज़ ऑलरेडी अ प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, कोई पॉलिसी होना, कोई नियम होना, कोई रूल रेगुलेशन होना, उसे बोलते हैं प्रोविजन, प्रावधान। देयर इज़ ऑलरेडी अ प्रोविजन फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़। फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए, जो फीमेल कर्मचारी होती हैं, महिला कर्मचारी होती हैं, उनके लिए पहले से प्रावधान है टू हैव मोर हॉलीडेज़, कि उनको ज़्यादा छुट्टियाँ मिलेंगी देन देयर मेल काउंटर पार्ट। यहाँ पे ये बड़ा ज़रूरी है, मेल काउंटर पार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी में एक टेलीकॉलर है, एक फीमेल टेलीकॉलर है, ठीक है, वो एम्प्लॉई है उस कंपनी की। तो उस फीमेल टेलीकॉलर के मेल काउंटर पार्ट कौन हुए, मेल टेलीकॉलर, जो सेम काम करते हैं। काउंटर पार्ट क्या होता है, उसके अगेंस्ट जो अपोजिट जेंडर का पर्सन होता है जो सेम काम करता है, उसे काउंटर पार्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पीएम मोदी जी, ठीक है ना, यूके के जो पीएम हैं बोरिस जॉनसन, तो वो काउंटर पार्ट हैं, है ना। इंडिया के पीएम जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोदी जी हैं, लेकिन यूके जो एक दूसरी कंट्री है वहाँ पे वो काउंटर पार्ट कौन है मोदी जी के, बोरिस जॉनसन। तो दिस इज़ द डिफरेंस। यहाँ पे जेंडर वाइज भी है मेल काउंटर पार्ट, फीमेल एम्प्लॉयज़ का जो मेल काउंटर पार्ट होगा वो मेल एम्प्लॉयज़ होंगे उस सेम प्रोफाइल में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, राइटिंग में काफ़ी यूज़ होता है, और इस तरह के शब्द आपकी राइटिंग के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी स्पीकिंग के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस से हमें दो शब्द मिल गए, प्रोविजन और काउंटर पार्ट। प्रोविजन प्रावधान और काउंटर पार्ट, इसके एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं पता क्या होती होगी, कोई बड़ा डिफ़िकल्ट सा कोई हिंदी का शब्द रहता होगा, लेकिन आप इसके सेंस को समझें कि ये कैसे यूज़ हो सकता है, मेल काउंटर पार्ट, राइट। अब बात वही है, जब तक आप इसे एग्जाम्पल में पिरोएंगे नहीं, अपना माइंड नहीं लगाएंगे, तब तक ये शब्द आपकी मेमोरी में नहीं बैठेगा, ये आपका स्किल नहीं बनेगा, ये आपकी हैबिट में नहीं आएगा। तो चलिए कमेंट में अब आप इनके एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें और मैं चेक करता हूँ कि वो कितने सही हैं, कितने अप्रोप्रिएट हैं, राइट। सो एग्जाम्पल बनाएं, लव, सिमरन, अंजलि, रजनी, पुष्पिंदर, जुगल, प्रिया, मनवीर। आप प्रोविजन शब्द का इस्तेमाल करके एग्जाम्पल बनाएं, काउंटर पार्ट शब्द का इस्तेमाल करके, जरूरी नहीं एक सिंगल एग्जाम्पल में यूज़ करें, अलग अलग एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। प्लीज़ मेक द सेंटेंसेस, इफ़ यू आर मेकिंग देन आई मे चेक इट। अगर आप सेंटेंस नहीं बना रहे हैं देन आई विल मूव अहेड, क्योंकि और भी कई सारे शब्द इसी तरीके से हमें सीखने हैं, अपनी मेमोरी में डेवलप करने हैं। ओके उदय, वेलकम टू द क्लासरूम, यू आर ए न्यू स्टूडेंट। उदय बी रेगुलर इन द क्लास, रोज़ हमारे ये सेशन होने वाले हैं, जितने भी नए स्टूडेंट हैं रेगुलर रहेंगे तो सीखने को मिलेगा। ओके सुमन, आपने सेंटेंस बनाया, इमरान खान इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदी, इज़ द काउंटर पार्ट
पाकिस्तानी काउंटर पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है, सिमरनजीत आप भी कह रहे हैं कि आप भी नए स्टूडेंट हैं, दैट्स प्रिटी गुड, आई वेलकम यू इन आर क्लास। सतीश आपका सेंटेंस है आर गवर्नमेंट मेक्स अ न्यू प्रोविजन। सतीश आपने सेंटेंस को टेंस में थोड़ी सी गड़बड़ है, अदरवाइज प्रोविजन का इस्तेमाल आपका सही है। और गवर्नमेंट हैज़ ब्रोट अ न्यू प्रोविजन, हमारी सरकार एक नया प्रावधान लेकर आई है। जैसे ये भी एक प्रोविज़न है कि सभी लोग मास्क डाल के बाहर आएंगे, जिसने मास्क नहीं डाला 500 रुपये का फ़ाइन लगेगा, तो ये भी प्रोविज़न है। ये सब प्रोविजंस थे कि भाई इतने से इतने बजे कर्फ्यू रहेगा, लोग अपने घरों में रहेंगे, ये सभी प्रोविजंस थे, राइट। तो प्रोविज़न एक तरह से रूल्स और पॉलिसीज़ को ही बोलते हैं। देर इज़ काउंटर पार्ट इन माई ऑफिस हु डू सेम जॉब। ओके मनवीर, काफ़ी हद तक चलो थोड़ा और बेटर तरीके से सेंटेंस को डेवलप किया जा सकता है। आपने बड़े आसान तरीके से काउंटर पार्ट को यूज़ किया है। मैनी प्रोविजन हैज़ मेड फॉर ऑल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो प्रोविज़न का इस्तेमाल तो सही है, लेकिन आपके सेंटेंस फॉर्मेशन इम्प्रॉपर हैं, तो उस पर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। उदय थैंक यू वेरी मच, आपको अगर जो हमारे राइटिंग का तरीका अच्छा लगा। लेकिन उदय और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, मैं एक कन्फेशन करना चाहूँगा, मुझे बहुत मज़ा नहीं आया इस तरह से राइटिंग कराने में, क्योंकि दैट्स नॉट द थिंग आई लाइक। मुझे बोर्ड पे एक एक सेंटेंस लिख कर, बच्चों की आंखों में देखकर, जब वो सामने होते हैं उनको इंगेज करके, उनसे चीज़ें पूछ के उसके बाद पढ़ाने में मज़ा आता है। लेकिन यूट्यूब लाइव पे वो हो नहीं पाता, स्क्रीन स्विच करनी पड़ती हैं, कभी आपके कमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, कभी दोबारा से फिर PDF पे जाना पड़ता है, वहाँ पे मार्किंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो कई जगह ध्यान इंगेज हो जाता है। सो धीरे धीरे मुझे और आदत होगी। जैसे कि आज शुरू किया है प्रिपरेशन सीरीज़, तकरीबन सारा दिन से आज मैं यूट्यूब पे ही हूँ, तो 3-4-5 दिन में मैं थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाऊँगा ये PDF और ये सारा जो ऑनलाइन टीचिंग का जो सिस्टम होता है इसमें, और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपके साथ इंगेज हो पाऊँगा। तो ये मैं कन्फेशन करना चाहता था कि आई वाज नॉट दैट मच कंफर्टेबल जितना मतलब मैं अपने फिजिकल क्लासरूम्स में रहता हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी मोर नेचुरल, टू बी मोर कंफर्टेबल, राइट। डोनाल्ड ट्रंप इज़ अमेरिकन काउंटर पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदी। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। मुझे ग्रामर में डाउट है। सुमन, ग्रामर में डाउट है, सबके अलग अलग सेशन लग रहे हैं। अंकुश सर ग्रामर के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की क्लास लेते हैं, आपके ग्रामर के डाउट वहाँ से ठीक होंगे। वो इनफैक्ट ग्रामर के प्रैक्टिस सेशन भी लेते हैं, एक्सरसाइज भी करवाते हैं ग्रामर की। और एक सेशन 12 बजे होता है रोज़, एक सेशन 10:30 बजे होता है, तो आप वो क्लासेस ज़रूर लगाएं, वहाँ से आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी। चलिए अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक it would be a win-win situation for both employer and employee if employees are able to work from home। मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन, ये एक विन विन सिचुएशन होगी दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के लिए। एम्प्लॉई जो नौकरी करता है, एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है, ठीक है। इफ़ एम्प्लॉयज़ आर एबल टू वर्क फ्रॉम होम, अगर एम्प्लॉई इस योग्य होंगे कि वो घर से ही काम कर पाएँ, बिना ऑफिस में जाए काम कर पाएँ। अब विन विन सिचुएशन देखो यहाँ किस तरह से यूज़ हुआ है। काफ़ी हद तक तो सेंटेंस से ही आपको क्लियर हो गया कि विन विन सिचुएशन का क्या मतलब होता होगा, यानी कि दोनों का फ़ायदा, दोनों पार्टियों का फ़ायदा, दोनों तरफ से मतलब फ़ायदा, एम्प्लॉई का भी फ़ायदा, एम्प्लॉयर का ही फ़ायदा। तो किसी भी काम में जब दो अलग अलग पार्टी इंगेज हो रही होती हैं, तो वहाँ पे ये विन विन सिचुएशन इस्तेमाल हो सकती है, राइट। तो अब देखें विन विन सिचुएशन का मतलब आपको मैंने क्लियर कर दिया। आप एग्जाम्पल बनाएं विन विन सिचुएशन पे अपनी लाइफ से जुड़े हुए, अपने नॉलेज से। अदरवाइज़ ये वर्ड आप भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद। अभी तो याद रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे, जो कि भूलना नहीं है, जो कि आपकी राइटिंग में आना चाहिए, जो कि आपकी स्पीकिंग में आना चाहिए। तो भूलने नहीं के लिए ही एग्जाम्पल बनाने हैं, और एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन चीज़ें अच्छे से करनी है तो टाइम तो देना पड़ता है। तो सेंटेंस बनाएं विन विन सिचुएशन पे। रमनीक सिंह, आप क्या सेंटेंस बना रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ इफ़ यू कैन नॉट मेक सेंटेंस देन प्लीज़ डोंट राइट एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट इन द कमेंट्स।
सिमरनजीत आप लिख रहे हैं समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? विन विन सिचुएशन का मतलब समझ में नहीं आया। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट? आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप अपने घर बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। अगर मैं कहीं जाता तो कोरोना वायरस हो सकता है, लग सकता है, या कहीं से भी आ सकता है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरा भी फ़ायदा हो रहा है। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, आपका ही फ़ायदा हो रहा है। तो ये ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ यू एंड मी। ये बात आपको समझ में आई? विन विन सिचुएशन। मनवीर आपका सेंटेंस, देर इज़ विन विन सिचुएशन बिटवीन लाइव क्लास टीचर एंड अस सो दैट वी आर एबल टू लर्न इंग्लिश। मनवीर थोड़ा सा सेंटेंस ग्रामेटिकली गड़बड़ है, लेकिन विन विन सिचुएशन आपने सही तरीके से यूज़ किया है। आई थिंक इट वुड बी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस इफ बीजेपी इज एबल टू वर्क फॉर सिटीजन्स। ओके सतीश आपका सेंटेंस, आई थिंक इन टुडेज जनरेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव विन विन सिचुएशन फॉर लर्न इन सेम स्कूल। सतीश मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरह से आप उसे विन विन सिचुएशन की तरह देख रहे हो। स्क्रीन पे कुछ भी अच्छा सा दिखाई नहीं दे रहा। सुमन आपका इंटरनेट बेहतर होना चाहिए, आप उस पर अपना रेजोल्यूशन चेंज कर लें। हो सकता है आप 144 रेजोल्यूशन पे उसे देख रहे हैं, आप उसे कम से कम 360 या उससे ज़्यादा के रेजोल्यूशन पे देखें। राइट में कुछ डॉट्स होंगे, उन पे क्लिक करके आप अपनी स्क्रीन का रेजोल्यूशन चेंज करें तो सब कुछ आपको क्लियरली दिखाई देगा। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन टू फॉलो ऑल द रूल्स बाय आर PM प्रिया। ये सरकार के लिए भी एक जीत होगी और आम जनता का भी इसमें फ़ायदा होगा। यस, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। सही सेंटेंस है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड सेंटेंस, और इनफैक्ट उसके अंदर क्या वर्ड हैं वो देखते हैं। When you are working from home, there will be productivity issues because of lack of supervision. जब आप घर से काम कर रहे हैं, देर विल बी प्रोडक्टिविटी इशू। वहाँ पे कुछ इश्यूज होंगे। कौन से इशू होंगे? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है गुणवत्ता। आप कितना गुणवत्ता से काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। सो इट्स अ पॉजिटिव टर्म, प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सुपरविजन। लैक ऑफ सुपरविजन का मतलब क्या? क्योंकि आपके ऊपर आपको कोई बोझ नहीं है, वो देख नहीं रहा। जब कोई देख नहीं रहा होता तो हम अपनी मर्जी से लापरवाही से काम करते हैं, इनडिसिप्लिन बरतते हैं। तो सुपरविजन यानी कि किसी की निगरानी होना, सुपरवाइज करना, राइट? तो एक कंपनी है, मान लो कुछ एम्प्लॉइज़ या फैक्ट्री में कुछ एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सुपरवाइज़र होता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे ही स्कूल्स वगैरह में भी सुपरवाइज़र होते हैं जो बाकी चीज़ों का सुपरविजन करते हैं, सारे कामों को सुपरविजन करते हैं। हर जगह सुपरवाइज़र्स ज़रूर होते हैं, ये काफ़ी कॉमन टर्म है। तो जो वो करते हैं उसे सुपरविजन कहते हैं, राइट? तो दो वर्ड यहाँ से निकल के आए, प्रोडक्टिविटी एंड सुपरविजन। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरी प्रोडक्टिविटी से पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं। आप सीख रहे हैं, आप पूरी प्रोडक्टिविटी से सीख रहे हैं नहीं, यानी कि पूरी उत्पादकता, यानी कि जो मैक्सिमम उसका इम्पैक्ट हो सकता है, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। और सुपरविजन का मतलब किसी की निगरानी। तो ये दो शब्द आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगे। अब आप इन्हें अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए किसी परिस्थिति में लगाएं, या जो आपको नॉलेज है उससे कुछ एग्जाम्पल्स इस पे बनाएं। आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स so that I can let you know whether these comments or whether these sentences are correct, whether you have used the words appropriately in the right context. Okay, Manveer आपका सेंटेंस है, there is less productivity in learning English language from home than coaching center. ओके, सही है, एग्जैक्टली थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी का इशू ज़रूर आता है। राघव आपने बनाया, कैन यू टेल अस व्हेन अकेडमिक्स विल बी ओपन? राघव, वी डोंट हैव एनी आइडिया। ये तो सरकार डिसाइड करेगी कि इंस्टीट्यूशंस कब खुलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस कब चलेंगी। सो हम इंतज़ार नहीं कर सकते, इसीलिए हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हम इस तरीके से यूट्यूब लाइव पे पढ़ा रहे हैं। हमारे बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पेड कोर्सेज़ में हमारे साथ पढ़ रहे हैं। पूरी टीचिंग टीम है जो सुबह से शाम तक बच्चों की
लर्निंग में इंगेज रहती है। 1-on-1 कॉल पे हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, जूम सेशन के ज़रिए हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो एक अच्छा खासा सिस्टम हम लेके चल रहे हैं। वी कैन नॉट वेट कि ये कोरोना वायरस या ये कब ठीक होगा। रहमान, आपका सेंटेंस है स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी डिक्रीज इन लॉकडाउन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टीचर सुपरविजन। एग्जैक्टली, इससे परफेक्ट सेंटेंस नहीं हो सकता था भाई। एक ही सेंटेंस में आपने दोनों को दोनों इस्तेमाल किए, बहुत प्यारा सेंटेंस है। स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है क्योंकि टीचर्स की सुपरविज़न नहीं रही। टीचर कैसे सुपरवाइज़ करेंगे जब बच्चे स्कूल में उनके सामने हैं ही नहीं। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, डैम गुड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। A person is likely to distract from work due to family members, especially children. A person is likely to, यानी कि एक बंदे की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं डिस्ट्रैक्ट होने की, भटकने की, माइंड इधर से उधर जाने की। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो करना है वो ना करके इधर उधर ध्यान खिसक जाना, उसे बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, राइट। तो अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, घर से काम कर रहा है, तो ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं उसकी डिस्ट्रैक्ट होने की फ्रॉम वर्क ड्यू टू फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों की वजह से। किसी ने कोई काम बोल दिया, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, कोई और हैं, बच्चे हैं छोटे खास तौर पे, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शन, डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। तो यहाँ से जो वर्ड आपको मिले डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भटकना, और ये एक वर्ब है डिस्ट्रैक्शन, ये उसका नाउन बन जाते हैं। दोनों ही वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में, और बहुत प्यारे शब्द हैं। इन्हें अपनी स्पीकिंग राइटिंग में आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली स्कोर इम्प्रूव होगा आपका। तो इन पे सेंटेंस बनाएं, डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्ट। रजनी, आपने प्रोडक्टिविटी का सेंटेंस बनाया, व्हेन वी आर स्टडी फ्रॉम होम बट देयर विल बी प्रोडक्टिविटी इश्यूज बिकॉज ऑफ। ओके, मेक सेंटेंसेस ऑन द वर्ड डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाएं। I think there is a difference between this screen timing and the real time. मेरे ख्याल से जब मैं बोल रहा हूँ उसके बाद काफ़ी देर बाद आप कमेंट्स कर रहे हैं, सो आई थिंक देर इज़ अ डिले टाइम, सो आई नीड टू कंसिडर दैट एज वेल। मनवीर, अब आपने सेंटेंस बनाया डिस्ट्रैक्शन का। देर इज़ प्लेथोरा ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन स्टडी एट नॉइसी प्लेस। ओके मनवीर, प्लेथोरा वर्ड भी आपने यूज़ किया है, काफ़ी बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लेथोरा इन स्टडी एट नॉइसी प्लेस। रहमान, आपने सेंटेंस बनाया यंग जनरेशन डिस्ट्रैक्ट ईजिली फ्रॉम स्टडी। बिल्कुल सही सेंटेंस है। जो युवा पीढ़ी है बड़ी आसानी से वो भटक जाती है अपनी पढ़ाई से, ध्यान भटक जाता है उनका। लवू, आपका सेंटेंस आई फील डिस्ट्रैक्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्टडी एज लाइक माई क्लासरूम। थोड़ा सा आप प्लेसमेंट गलत तरीके से कर रहे हैं। हो सकता है डिस्ट्रैक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया है, लेकिन उस वर्ड को एज अ वर्ब सही तरीके से एक सेंटेंस में प्लेस करना वो भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन पे भी आपका काम होना ज़रूरी है। अर्शदीप, आप लिख रहे हैं आई डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम माई वे। सतीश, आप लिख रहे हैं सोशल नेटवर्किंग प्लेज अ वाइटल रोल इन स्टूडेंट स्टडिंग डिस्ट्रैक्शन। थोड़ा सा गड़बड़ है। सोशल मीडिया इज़ डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट इन देयर स्टडी, ये सही है सुमन। रूपाली, आपने बनाया है आई विल डिस्ट्रैक्ट व्हेन आई लिसन सॉन्ग्स वाइल स्टडिंग। ग्रामेटिकली ये गलत है, लेकिन आई थिंक डिस्ट्रैक्ट का इस्तेमाल आपने ठीक किया है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। फिफ्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम ऑल्सो हैव, यहाँ पे हैज़ आना चाहिए था। आई थिंक व्हेन आई मेड दिस सेंटेंस मे बी आई मिस्ड इट। हैज़ अ नंबर ऑफ डाउन साइड्स। डाउन साइड्स का मतलब क्या होता है? डाउन साइड्स का मतलब है डिसएडवांटेजेस, उसके एक तरह से नकारात्मक पहलू। जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है, यानी कि घर से काम करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बड़े सारे अ नंबर ऑफ, कई सारे डाउन साइड्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं।
डीमेरिट्स भी हैं। तो ये एक अच्छा वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सिनोनिम ऑफ डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स। तो इसे अब आप अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। Make sentences on the word downside. Downsides means disadvantages. I'm regularly reading your comments and waiting for the sentences where you have used these words. लवु आपने सेंटेंस बनाया, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ डाउन साइड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। लवु कोशिश अच्छी है आपकी डाउन साइड का इस्तेमाल करने की, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ गड़बड़ हो गई। रादर ये ऐसे बन सकता था, देर आर प्लेंटी ऑफ डाउन साइड्स ऑफ द पेस्टिसाइड यूसेस। थोड़ा सा सेंटेंस में गड़बड़ है। सोशल नेटवर्किंग हैज़ बोथ डाउन साइड्स एंड प्रोस। थोड़ा अननेचुरल है ये, आप प्रोस एंड कॉन्स इकट्ठा यूज़ होता है, तो रादर कि आप डाउन साइड्स एंड प्रोस लिखें, आप अलग अलग लिख सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग हैज़ बोथ डाउन साइड्स एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। प्रिया आपने लिखा है, देर आर ए लोट्स ऑफ डाउन साइड्स टू टेक एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्ट ऑफ डॉक्टर। बहुत अच्छा सेंटेंस है थॉट के हिसाब से, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ी इनएक्यूरेसी है। देर आर ए नंबर ऑफ डाउन साइड्स इफ़ यू टेक मेडिसिन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। थोड़ा सा सेंटेंस को ठीक तरीके से बनाना पड़ेगा। कोरोना वायरस क्रिएट्स लोट्स ऑफ डाउन साइड्स, इस तरीके से नहीं बनेगा अमन ये सेंटेंस। ऑनलाइन क्लासेस हैव डाउन साइड्स, ये सही है सेंटेंस। ऑनलाइन क्लासेस के अपने कुछ डाउन साइड्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं। टू वे कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता, हम ये नहीं जान पाते कौन ध्यान से चीज़ें सीख रहा है या नहीं सीख रहा, तो इसके बहुत सारे डाउन साइड्स हैं। व्हाट इज़ डाउन साइड्स? रजनी आप पूछ रहे हैं व्हाट इज़ डाउन साइड? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। डाउन साइड का मतलब होता है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, उसके नकारात्मक पहलू। मैनी पीपल लेफ्ट देयर जॉब ड्यू टू कोरोना, इट इज़ अ बिग डाउन टर्न। डाउन टर्न अलग है शुभम, डाउन टर्न इज़ अ डिफरेंट वर्ड, डाउन साइड इज़ अ डिफरेंट वर्ड, राइट। हालांकि आपने बिग डाउन टर्न को ठीक इस्तेमाल किया है, बट फिलहाल हम डाउन साइड वर्ड कर रहे हैं, इन्हें एक शब्द ना समझें। द इकोनॉमिक हैज़ गो डाउन साइड ड्यू टू कोविड-19। द इकोनॉमिक हैज़, सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है, और डाउन साइड भी आप अलग तरीके से यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे जैसे मैंने उसका यूसेज बताया है आपको। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। Sixth, continuous slogging can result into low productivity and it is also harmful for health. अब यहाँ पे स्लोगिंग के मतलब को आप खुद से समझने की कोशिश करो। अब यहाँ मैं नहीं बता रहा कि स्लोगिंग का क्या मतलब है, आई विल नॉट हेल्प यू। आप इस पूरे सेंटेंस को समझें, उसमें देखें कि ये स्लोगिंग का क्या मतलब हो सकता है। ये भी एक स्किल है, अंदाज़ा लगाना कि इसका क्या मतलब होता होगा। रीडिंग में ये आपके बहुत काम आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको सारे वर्ड्स आते हों इंग्लिश लैंग्वेज के, कई बार परिस्थिति के हिसाब से आपको एक कॉम्प्रीहेंशन करना होता है कि ये क्या सेंस दे रहा होगा, राइट। तो कॉन्टिन्यूस स्लोगिंग कैन रिजल्ट इन, यानी उसका नतीजा हो सकता है लो प्रोडक्टिविटी एंड इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर हेल्थ, और ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो आप कमेंट्स में लिखें कि स्लोगिंग का क्या मतलब होता है, मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्लोगिंग इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या सेंस देता है। राइट इन द कमेंट व्हाट डू यू थिंक स्लोगिंग मीन्स। कमेंट में लिखें कि स्लोगिंग का क्या मतलब हो सकता है।
एक्सेसिवली हार्ड वर्क। कविन आप काफ़ी क्लोज हो, थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्सेसिवली हार्ड वर्क और भी लिखें, फिर मैं इकट्ठा बताऊंगा कि स्लोगिंग का क्या मतलब है। बाकी स्टूडेंट भी स्पेकुलेट करने की कोशिश करें कि स्लोगिंग का क्या मतलब होता होगा। रूपाली आप कह रहे हैं हार्ड वर्क, ठीक है। means work hard over time, slogging means work hard, downside of this approach is lack of leadership। मनदीप आप अभी भी पीछे का ही सेंटेंस बना रहे हैं, अच्छा है आपका सेंटेंस, करेक्ट है, लेकिन फिलहाल हम अगले वर्ड पे आ गए हैं, स्लोगिंग, हार्ड वर्क। ओके, राइट। स्लोगिंग मीन्स लेजी, ओके, हार्ड वर्क। चलिए अब मैं एग्जैक्ट आपको स्लोगिंग का मतलब बताता हूँ। स्लोगिंग का मतलब होता है हम कोई काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन करते जा रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, राइट, और हम ब्रेक लेना चाहते हैं लेकिन ब्रेक ले नहीं पा रहे हैं, हम लगे ही हुए हैं, करते ही जा रहे हैं उस काम को, उसे बोलते हैं स्लोगिंग, राइट। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं बट परसिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस आ रहा है सामने से, हम फिर भी परसिस्ट किए जा रहे हैं। ये एम्प्लॉयज़ के लिए ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। कोई वर्क फ्रॉम होम करता है या कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, कहीं भी कई बार एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करता है कि रेगुलर काम करते रहो, बिना ब्रेक के काम करते रहो, राइट। तो उस सेंस में ये यूज़ हो रहा है कॉन्टिन्यूस स्लोगिंग। इमेजिन करें कोई वर्कर है, वो लगातार काम करता जा रहा है बिना ब्रेक के, और धीरे धीरे करके उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, कैन रिजल्ट इन टू लो प्रोडक्टिविटी, और वो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दे रहा, टाइम से खाना नहीं खा रहा, टाइम से सो नहीं पा रहा, नींद पूरी नहीं हो रही उसकी, तो ना डाइट ठीक से मिल रही, ना स्लीप प्रॉपर हो रही, तो ऐसे में वो हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो जाएगा। देखो चीज़ें आपस में कितनी कनेक्टेड होती हैं। सो दिस इज़ हाउ स्लोगिंग मीन्स। अब आप इसका सेंटेंस बनाएं, ठीक है, मतलब तो आपको पता लग गया, अब आप इसे सेंटेंस में पिरो कर बताएं। स्लोगिंग, मनदीप आप लिख रहे हो टीवी टू मच वॉचिंग डाउन साइड, आप अभी भी डाउन साइड पे हैं। मनदीप कीप स्लोगिंग अवे, यू मस्ट अचीव सक्सेस, ओके, आप इसे उस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, कीप स्लोगिंग अवे। प्लीज़ मेक मोर सेंटेंसेज ऑन स्लोगिंग। हरजिंदर आप कह रहे हैं ऑडियो इज़ टू लो, आई डोंट थिंक क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरा माइक बिल्कुल मेरे मुंह के आगे है, और अगर अभी भी आपको नहीं सुनाई दे रहा तो आई डोंट थिंक कि और कोई रास्ता है। ऑडियो पहले ही मैंने फुल किया हुआ है। मेक सेंटेंस ऑन स्लोगिंग। आई एम स्लोगिंग ऑन बिल्ड हाउस, नहीं, ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है। कॉन्टिन्यूस स्लोगिंग इज़ वर्क स्लोली, राइट। रजनी आपका मीनिंग सही है, पर सेंटेंस बनाएं अब। स्लोगिंग इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू गेट सक्सेस क्विकली, ओके। टू मच वर्क देन पोटेंशियल इज स्लोगिंग फॉर वंस हेल्थ, नहीं, आप स्लोगिंग के इस्तेमाल को समझ नहीं पाए, आई थिंक थोड़ा सा और आपको स्लोगिंग पे मेहनत करनी पड़ेगी, स्लोगिंग के मीनिंग पे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा था कॉन्टीन्यूस स्लोगिंग, तो आप उस पर रेगुलर स्लोगिंग बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट स्लोगिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, तो कम से कम जैसे आपने सेंटेंस में उसको यूज़ होते हुए देखा, आप कम से कम उसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 10 या 15 अलग से नए सेंटेंस बनाएं। इफ़ यू कैन मेक इट, दैट्स ग्रेट। इफ़ यू कैन नॉट मेक इट, एट लीस्ट यू कैन रिमेंबर दिस सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है, राइट। अक्षय आपका सेंटेंस अच्छा है, यस दिस इज़ करेक्ट।
दे वर स्लोगिंग अवे टू मीट डेडलाइन, येस दिस इज़ गुड. पुअर वर्कर्स ऑफन लूज देयर हेल्थ ड्यू टू स्लोगिंग, ये भी कुछ हद तक सेंटेंस सही है. आई सजेस्ट माई फ्रेंड फॉर हर लो प्रोडक्टिविटी इन ऑफिस टू वर्क स्मार्ट रादर देन स्लोगिंग. नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, चलिए सेवेंथ वर्ड क्या है 7 सेंटेंस में. आर एनर्जी लेवल डिप्लीट्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस वर्क एंड इवन माइंड गेट्स टायर्ड. यहाँ पे इस सेंटेंस में से मैंने 2 वर्ड निकाले हैं मेन, डिप्लीट और इवन. इवन को मैं हाईलाइट करना भूल गया सेंटेंस में, लेकिन नीचे लिखा हुआ है आर एनर्जी लेवल डिप्लीट. तो बताओ अब डिप्लीट का क्या मतलब होता होगा, आप खुद समझने की कोशिश करें रादर कि मैं आपको बताऊं. यही तो मैं चाहता हूं कि आप ये चीज़ सीखें कि किसी सेंटेंस में रीडिंग में क्या होगा. रीडिंग जब आप करेंगे आइल्स में, वहाँ बहुत सारे इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे. तो अगर आप वहाँ किसी वर्ड का सेंस उस पूरे पैरा के कॉन्टेक्स्ट से सीख पाएंगे या समझ पाएंगे, तो आप रीडिंग का जवाब भी आसानी से ढूंढ लेंगे, क्वेश्चंस का आंसर भी आसानी से ढूंढ लेंगे. लेकिन वो आदत डलनी बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है. तो वो प्रैक्टिस अब साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो रही है, नए वर्ड भी सीखने को मिल रहे हैं. तो वी आर किलिंग 2 birds विद 1 stone. ओके, पुष्पिंदर आप कह रहे हैं डिक्रीज, डिप्लीट का मतलब डिक्रीज होता है. ओके, ख़त्म होना. यू वर्क वेरी, डिप्लीट्स मीन्स गो डाउन. येस सुमन, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. किसी चीज़ का कम हो जाना, डिक्रीज, रिड्यूसेस. चलो, यानी कि देखो, अगर आप रिड्यूस या डिक्रीज ये वर्ड यूज़ करेंगे अपनी राइटिंग स्पीकिंग में, तो ये बड़े कॉमन से वर्ड हैं. लेकिन डिप्लीट इज़ अ बेटर वर्ड इन प्लेस ऑफ दीज वर्ड्स, रिड्यूस और डिक्रीज. तो डिप्लीट वर्ड आपको लेक्सिकल रिसोर्सेज का स्कोर दिलवाएगा, राइट. इसे अब सेंटेंस में पिरोएं. आर एनर्जी लेवल डिप्लीट्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस प्ले क्रिकेट एंड इवन माइंड गेट्स टायर्ड. शुभम, बड़े समझदार हो आप. आपने चीज़ें बस 2-3 शब्द बदल दिए और तकरीबन वैसा ही सेंटेंस बना दिया जैसा एग्जाम्पल में लिखा हुआ था. ओके, नो प्रॉब्लम. और भी सेंटेंस बनाएं. डिप्लीट को आपने और भी एनवायरनमेंट के केस में सुना होगा कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है जापान के ऊपर, जिसकी वजह से सूरज की हानिकारक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज धरती में प्रवेश कर जाती हैं और यहाँ पे उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. तो डिप्लीट वर्ड उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. और भी बड़ी सारे डिप्लीट के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, कोयला ख़त्म हो रहा है, पेट्रोल ख़त्म हो रहा है धरती पे जितना है. अब ये बनते भी कई करोड़ वर्षों में है डीकम्पोजिशन से, तो एकदम से हम इन्हें दोबारा भी नहीं बना सकते. इट टेक्स टाइम. तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं. इवन जो ग्राउंड वाटर है वो भी डिप्लीट हो रहा है, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है. जो फ्रेश पीने लायक पानी है, ऐसे तो समंदर में बहुत पानी है, बट लेकिन फ्रेश वाटर, जो पोर्टेबल वाटर होता है, वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. लोगों में जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो डिप्लीट हो रही हैं. परिवार के साथ जो मेल मिलाप है या जो अटैचमेंट होती है वो डिप्लीट होती जा रही है. तो डिप्लीट के बहुत सारे यूसेस हो सकते हैं. चलिए, मैं आपके सेंटेंसेस देख रहा हूँ डिप्लीट के, आप क्या बना रहे हैं. आर एनर्जी लेवल डिप्लीट्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस हार्ड वर्क. आर वर्क प्रोडक्टिविटी डिप्लीट्स ड्यू टू स्लॉगिंग. इंडियन इकॉनमी आर स्लाइटली डिप्लीटेड ओइंग टू कोविड-19. आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट सेंटेंस बना रहे हैं उनके सेंटेंस फॉर्मेशन में गड़बड़ है. इस लेक्चर में मैं आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं कर रहा, वरना मैं खुद डेविएट हो जाऊंगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा अपने मेन ऑब्जेक्टिव से. ऑब्जेक्टिव ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपके पास बहुत सारे कुछ अच्छे वर्ड्स आ जाएं. बहुत ज़्यादा नहीं, आज हम 15 शब्दों पे काम कर रहे हैं. रोज़ के 15 वर्ड्स पे हमने काम किया, तो एक हफ्ते में अगर 5 ऐसे लेक्चर आपके लग रहे हैं तो 75 वर्ड्स बड़े अच्छे से आपको आ जाएंगे. आप उनको रीडिंग में भी समझ पाएंगे, आप उनको राइटिंग या स्पीकिंग में इस्तेमाल भी कर पाएंगे अगर एग्जाम्पल आप ठीक से बना रहे हैं.
तो दिस इज़ द आउटकम आई वॉन्ट आउट ऑफ दिस लेक्चर. ग्राउंड वाटर डिप्लीट डे बाय डे ऑन अर्थ. जुगल बिल्कुल सही सेंटेंस है. ओके, दैट्स करेक्ट. चलिए आगे चलते हैं. 8th, टू rejuvenate our physical and mental organs we need to take occasional breaks. To rejuvenate our physical and mental organs we need to take occasional breaks. चलिए अब आप बताएं rejuvenate का क्या मतलब होता है. आप बहुत सारे अलग अलग लोग ड्रिंक पीते हैं, जैसे रेड बुल एक ड्रिंक होता है, लोग उसे पीते हैं कई बार अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए. अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, गर्मियों के मौसम में आई लव कंज्यूमिंग लेमनेड, नींबू पानी, लस्सी. ये हमारे बेवरेजेस हैं, हिंदुस्तानी बेवरेजेस, पेय पदार्थ. तो रेजुविनेट एग्जैक्टली. गुरकीरत बिल्कुल सही हैं आप. एनर्जाइज करना, रिफ्रेश करना, तरोताज़ा करना, दोबारा से जान डाल देना. राइट. फिर से दोबारा से उसी एनर्जी लेवल को रिस्टोर कर देना जो पहले होती है. रेजुविनेट, दोबारा से जीवन दे देना, दोबारा से ताकत वापस आ जाना. तो बड़े सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं. ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब भी बताएं आप. ओकेजनल का मतलब क्या होता होगा? ओकेजनल नवीनीकरण. अक्षय आपने बहुत अच्छा शब्द लिखने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, रेजुवनेट का मतलब नवीनीकरण नहीं होता, वो रिन्यू होता है. रेजुविनेट अलग वर्ड है, दोबारा ऊर्जा भरना. ओके. ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब सम टाइम नहीं होता. ओकेजनल होता है कोई चीज़ जो कभी कभी होती है किसी मौके पे. राइट. ओकेजनल. जैसे कुछ लोग कहते होंगे कि ओकेजनली हम स्मोक कर लेते हैं, कभी कभार. ओकेजनली हम ड्रिंक कर लेते हैं, ओकेजनली हम रेस्टोरेंट में जाके खा लेते हैं. तो ओकेजनल. राइट. अब आप इस पे सेंटेंस बनाएं. मेक सेंटेंसेस ऑन रेजुविनेट एंड ओकेजनल. रूपाली आप लिख रहे हैं आई फील रिजुविनेट वट एवर वेन एवर आई मीट माई फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. यहाँ पे रिजुविनेटेड आएगा रूपाली, ईडी आप लगाएं, दैट विल बिकम करेक्ट. सम पीपल ओकेजनली ईट रेस्टोरेंट फूड. सही है मनवीर. आई गो टू पार्क टू रेजुविनेट आर सेल्फ. आप आई लिख रहे हैं गुरकीरत और बाद में आर सेल्फ, तो माई सेल्फ लिखें वहाँ पे, देन इट विल बी करेक्ट. ही रेजुविनेट्स, ही लिख रहे हैं तो एस लगा दें साथ में. देयर एम्प्लॉइज टू गिव देम ब्रेक्स फ्रॉम देयर वर्क. थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है ये सेंटेंस. समवन और समथिंग. अक्षय आप लिख रहे हैं डेली 7 मिनट मेडिटेशन रेजुविनेट्स आर होल बॉडी. नीरव एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सेंटेंस है. आई वियर साड़ी ओकेजनली, बिल्कुल सही सेंटेंस है. चलिए आगे चलते हैं. 9th, there is no use of making plans if they are not executed. There is no use of making plans if they are not executed.
अब आप मुझे मतलब बताएंगे एग्जीक्यूट का, कि एग्जीक्यूट क्या होता है और एग्जीक्यूशन क्या होता है। रूपाली आप लिख रहे हैं इम्प्लीमेंट, यानी कि आपके पास ये शब्द है। पुष्पिंदर आप लिख रहे हैं अप्लाई करना, एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज़ को अंजाम देना, दिस इज़ द करेक्ट वर्ड। एग्जीक्यूट अंजाम देना, उस चीज़ को लगाना। करेक्ट है। चलिए आप अब सेंटेंस बनाएं, एग्जीक्यूट को एज अ वर्ब यूज़ करें या फिर एग्जीक्यूशन जो कि नाउन है उसे किसी सेंटेंस में पिरोकर देखें। Okay, please make sentence quickly because I was supposed to have a session at 4 o'clock as well. मुझे 4 बजे का भी एक सेशन लेना था, लेकिन मुझे अब लग नहीं रहा दैट्स पॉसिबल बिकॉज फॉर सम engagements I begin my vocab session pretty late, for around 10 to 15 minutes late, और ये सेशन भी थोड़ा सा लेंथी हो गया है। आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि मैं इसे 30-35 मिनट में फिनिश करूँगा, बट इट्स ऑलरेडी 47 मिनट्स। सो प्लीज़ मेक सेंटेंसेस। सतीश आप लिख रहे हैं आई एग्जीक्यूट दिस वर्ड इन माई राइटिंग। ओके, आई एग्जीक्यूट 3D प्रिंटिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट। दिस इज़ नॉट करेक्ट। एग्जीक्यूट उस सेंस में यूज़ नहीं किया आपने। गोल्स मस्ट बी सेट बिफोर एग्जीक्यूट अ बिजनेस, नहीं ये भी थोड़ा गड़बड़ है सेंटेंस। द स्टूडेंट गिव द एग्ज़ाम, इट्स अ एग्जीक्यूट फॉर देम। अब आप ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं सेंटेंस में। एग्जीक्यूट का मतलब आपको समझ में आ गया है, लेकिन आप उसके पार्ट ऑफ स्पीच को भी ठीक से समझें। एग्जीक्यूट को एज अ मेन वर्ब यूज़ करना है आपने, एग्जीक्यूशन को एज अ नाउन यूज़ करना है, या तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम करने की ज़रूरत है। Okay, I think considering the time in mind, let's move on to the next and last sentence. Those who do not upgrade their skills with time are at a risk of perishing their careers. Those who do not upgrade their skills with time are at a risk of perishing their careers. दोज वो लोग हु डू नॉट अपग्रेड देयर स्किल्स विद टाइम, जो वक्त के साथ अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते, यानी कि बेहतर नहीं करते, उसमें कुछ नया ऐड नहीं करते, उनका क्या होता है? आर एट अ रिस्क ऑफ पेरिशिंग देयर करियर। वो हमेशा एक खतरे में होते हैं, और ख़तरा उनको क्या होता है कि अपने करियर को ख़राब करने का खतरा, अपने करियर को स्पॉइल करने का खतरा, अपने करियर को बर्बाद करने का खतरा। जो लोग नए नए स्किल अपने अंदर ऐड नहीं करेंगे, अपने स्किल को अपग्रेड नहीं करेंगे, हो सकता है वो इस खतरे में बने रहें कि उनका करियर ही पेरिश हो जाए या ख़राब हो जाए। दोनों शब्द बहुत अच्छे हैं। अपग्रेड बेहतर करना उस चीज़ को इम्प्रूव करना, और पेरिश किसी चीज़ को स्पॉइल करना, किसी चीज़ को ख़राब करना, डिस्ट्रॉय करना। सेंटेंसेस बनाएं तेज़ी से। You should upgrade your English communication skills with time. Exactly, this is absolutely correct, Manveer. Upgrade करना, improve करना, yes Rajni, this is correct.
मेक सेंटेंसेस. यू कैन पैरिशिंग योर ड्रीम टू कंप्लीट योर स्टडी इन फॉरेन कंट्री इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड. थोड़ा इनकरेक्ट है. यू कैन पैरिशिंग, कैन के बाद पैरिशिंग कैसे लगा सकते हो मनवीर आप? कैन एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए. आप आईएनजी कैसे लगा रहे हो? ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है. आई शुड अपग्रेड माई वोकैबुलरी अदरवाइज आई विल पैरिश माई फ्यूचर. ओके सतीश, दैट्स करेक्ट. देयर इज़ अ नीड ऑफ अपग्रेड आवर इंग्लिश. अपग्रेड तो आपने ठीक से यूज़ किया है प्रिया, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है. सुमन, स्टूडेंट्स मस्ट फोकस ऑन देयर स्टडी टू अचीव देयर गोल. स्टूडेंट मस्ट फोकस ऑन देयर स्टडी टू अचीव देयर गोल. इसमें कहीं भी कोई वर्ड नहीं आया है सुमन जो अभी हमने मेंशन किया है उनमें से. आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई इंग्लिश लैंग्वेज फॉर अब्रोड. अक्षय, आपने भी अपग्रेड या पैरिश का इस्तेमाल नहीं किया. ट्राई टू मेक सेंटेंसेज बाय यूजिंग दीज वर्ड्स. इन शब्दों का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करें. ओके, सो दीज वर द वर्ड्स फॉर टुडे. तो अब आउटकम देखते हैं क्या निकला, क्या सीखने को मिला. एक बार समराइज करते हैं सभी को. प्रोविजन, प्रावधान, काउंटर पार्ट यानी कि किसी और पोजीशन पे सेम काम जो करता है वो काउंटर पार्ट होता है. विन विन सिचुएशन, दो पक्षों के लिए, दोनों के लिए फ़ायदे की बात. प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, कितना ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ काम करती है, प्रोडक्टिविटी. सुपरविजन, निगरानी. डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भटकना. डाउनसाइड्स, किसी चीज़ की डिसएडवांटेजेस होना. स्लोगिंग, अपने आप को मजबूर करना ज़्यादा काम करने पे, चाहे फिर काम करने की हमारी हालत ना हो, उसे बोलते हैं स्लोगिंग. डिप्लीट, किसी चीज़ का कम होना, किसी चीज़ का ख़राब होना वक्त के साथ, किसी चीज़ का अमाउंट में रिडक्शन होना रेगुलरली. इवन, यहाँ तक कि, इस वर्ड को हम बीच में मिस कर गए. इवन बहुत प्यारा शब्द होता है, यहाँ तक कि. रेजुविनेट, दोबारा से जान डालना किसी चीज़ में, एनर्जाइज करना, रिफ़्रेश करना. ओकेजनल, मौके पे, कभी कभार. एग्जीक्यूट, अंजाम देना किसी चीज़ को. अपग्रेड, बेहतर करना. पैरिश, खराब करना, स्पॉइल करना. सो दीज वर द 15 वर्ड्स दैट वी हैव कवर्ड टुडे. आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे मेरे सेशंस में कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं उठाता. अगर मैं स्पेलिंग ले रहा हूँ तो मैंने अपने सेशन में केवल 10 स्पेलिंग्स ही ली थी. अगर मैंने आपकी वोकैब का भी सेशन लिया है तो हमने सिर्फ 15 शब्द कवर किए हैं. लेकिन कोशिश ये की है कि वो शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएं, वो हमेशा के लिए आपकी वोकैबलरी में रिटेन कर जाएं. सबसे ज़रूरी है चीज़ों का रिटेन करना. अगर वो याद ही नहीं रही तो उनका फ़ायदा क्या हुआ. तो रिटेन करने के लिए रेपिटेशन चाहिए होता है. ये मत सोचना कि जितना रेपिटेशन मैंने करा दिया उतना ही काफ़ी है. जहाँ भी आपने इसके नोट्स बनाए हैं वहाँ पे एक बार अलग वक्त में, आज में ही दोबारा देखना. कल के दिन में भी उन शब्दों को देख लेना. वीकेंड पे उन शब्दों को देख लेना. महीने में एक बार उठा के फिर इन शब्दों को देख लेना. तब कहीं जाके शब्द परमानेंटली आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर होंगे और अचानक से आपकी स्पीकिंग में यूज़ होने लगेंगे, राइटिंग में यूज़ होने लगेंगे और रीडिंग में आपके काम आने लगेंगे. वोकैबुलरी इंग्लिश का एक पिलर है, बहुत ज़रूरी एक एस्पेक्ट है. बिना वोकैब के इंग्लिश में इंप्रूव कर पाना, आइल्स जैसे एग्ज़ाम में स्कोर कर पाना संभव नहीं है. सो इस सेशन को रेगुलरली अटेंड करें. आई अपोलोजाइज़ कि जो 4 बजे हमारा आज सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो सेशन होना था, ऑलरेडी इट्स 4:45. तो मुझे नहीं लगता कि अब वो सेशन मैं लूँगा. कोशिश करेंगे कि जो कल का सेशन रहेगा मैं उसको उसमें आज के सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने मेंशन करने थे उसे कॉम्पनसेट करने की कोशिश करूँगा, उसकी भरपाई करने की कोशिश करूँगा. उस सेशन को थोड़ा सा हम लेंथी रख सकते हैं. जो 4 o'clock शुरू होगा तो मे बी 5:30 तक उस सेशन को हम कल कर सकते हैं. तो दैट्स इट इन दिस सेशन. इसी तरह सीखते रहें. जो नए थे हमारे सेशन में, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोई एक क्लास नहीं है. आइल्स प्रिपरेशन सीरीज़ में तकरीबन सभी जितने मॉड्यूल्स हैं, सबके जो भी अहम एस्पेक्ट्स हैं, मैं उनके लेक्चर्स ले रहा हूँ, रेगुलर ले रहा हूँ. सारा दिन लेक्चर्स हो रहे हैं. और ख़ास बात ये है, जो लाइव इन लेक्चर्स को नहीं लगा पा रहे, बाद में लेक्चर्स वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे. आप बाद में भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं. तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे लेक्चर्स में रेगुलर रहने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. चैनल
का जो कंटेंट है, हम जो वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं, अगर वो आपको अच्छे लगते हैं, उपयोगी लगते हैं, तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप बताएं, अपने फ्रेंड्स को भी आप बताएं, उनके साथ भी शेयर करें। और मेरी उम्मीद आपसे यही है कि पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से इस पढ़ाई को करें और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होकर दिखाएं। ओके, खुश रहो, आबाद रहो, टेक केयर।